सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट विल बी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है। और नाम से आप समझ गए होंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये अपने आप में इनकम्प्लीट मानी जाती है, सिंगल एंट्री ही करती है। तो नाम पे मत जाइएगा, कभी कभी सिंगल एंट्री की जगह डबल एंट्री भी कर लेती है। तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका जो असली नाम है वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये देखो, चैप्टर हमारा ये जो इसलिए दिया गया है कि रियल लाइफ में कई लोग इसको भी यूज करते हैं। हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ चुके हैं पहले, कि हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। हमेशा आप देखेंगे अकाउंट्स के अंदर ना डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि दोनों एस्पेक्ट को देखा जाता है, डेबिट एस्पेक्ट को भी और क्रेडिट एस्पेक्ट को भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो दुकानों में जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो आप हमेशा देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर रखा गया है कि हमें पता आना चाहिए कि कैसे सिंगल एंट्री सिस्टम को बनाया जाता है और इसमें क्या क्या कमियां होती हैं, इसके फायदे भी होते हैं कुछ। तो वो आज हम यही सब पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बोला गया है कि accounting records that are not maintained according to double entry system are known as accounts from incomplete record। जो अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते उन्हीं को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं या सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। कोहलर ने डिफाइन किया है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। इनके हिसाब से सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस और पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन किया जाता है। कैश की ट्रांजैक्शन का मतलब है जितना भी पैसा आएगा जाएगा उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। और पर्सनल अकाउंट्स का मेंटेन करने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हीं की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हमें मोहन से पैसा मिला तो हम मोहन का अकाउंट भी रिकॉर्ड करेंगे और पैसे का भी अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली इसमें कैश की ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? Yes. ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि समटाइम्स द टर्म सिंगल एंट्री इज मिस्टेकनली अंडरस्टूड दैट अंडर दिस सिस्टम ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड। कई लोगों को ना ये लगता है कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो कई बार ना हम लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। मैंने जैसे शुरू में बोला कि इसमें कभी कभी दोनों ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे अगर हमें किसी कस्टमर से पैसे मिले ना, तो एक तो पैसा मिलने की भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी और कस्टमर का नाम भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमने दोनों रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरह से हमने सप्लायर को पेमेंट किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो क्रेडिटर का नाम भी रिकॉर्ड हो जाता है और कैश में भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी दोनों बुक में रिकॉर्ड। अब जैसे डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये देखो कई बार जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट में क्या होता है कि हम फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये जो है ये इग्नोर हो जाता है। कुछ ट्रांजैक्शंस इग्नोर हो जाते हैं, हम इसको लिखते ही नहीं। देखो इसमें अगर आप ध्यान दो ना, तो इसमें कैश की भी ट्रांजैक्शन नहीं है और पर्सनल ट्रांजैक्शन भी नहीं। पर्सनल होता है जिसमें किसी का नाम है, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, किसी का नाम। और तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन पर्सनल नहीं है, फिक्स एसेट रियल है, तो ये दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कुछ में तो डबल हो जाती है रिकॉर्ड, कुछ में एक ही रिकॉर्ड होती है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ही रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। अब कैश बुक में आप समझ गए होंगे कि कैश बुक के अंदर जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वही रिकॉर्ड होते हैं। और ठीक है, और पर्सनल अकाउंट्स में जितने भी नाम से ट्रांजैक्शन होते हैं ना वही रिकॉर्ड होते हैं। तो इसमें ये खास बात है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है। अब देखो हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, इसकी खूबियां क्या है। देखो सबसे पहला जो सिंगल एंट्री सिस्टम की खूबी है, सूटेबिलिटी। ये किसके लिए ज्यादा सूटेबल होगी, मतलब कौन से तरह के लोग हैं जिनके लिए ज्यादा अच्छा परफेक्ट मानी जाएगी? तो आंसर है स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए। जो छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं ना लोग, जिसमें ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल मानी जाती है। जो छोटी बिजनेसेस हैं, इट इज सूटेबल फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस। जैसे छोटे मोटे दुकानदार है ना, जैसे छोटी दुकान है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं होती
अकाउंटेंट उनके पास उस तरह के होते नहीं है जिनको कॉमर्स की नॉलेज हो या डबल एंट्री सिस्टम को जो फॉलो कर सके। तो वो लोग अपना एक सिंपल सा रूल बना के रखते हैं कि भाई जितना भी पैसा आया वो पैसा रिकॉर्ड कर लेते हैं, या जिससे भी पैसा आया उसका नाम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर आप छोटे मोटे दुकान में देखेंगे ना, जो वो अपने पास एक नोटबुक रखते हैं और उधारी उसमें लिख के रखते हैं, तो देखना उसमें कई बार नाम लिख के रखेंगे लोगों के, और बस उस नाम के आगे लिख देंगे कि इससे 10,000 रुपए मिले, इससे 4,000 रुपए मिलने बाकी हैं। जब वो पैसा दे देगा तो लिख देंगे 4,000 रुपए आ गए और उसका नाम काट देंगे कि भाई इससे पैसे मिल गए। तो ये लोग बहुत सिंपल रखते हैं, तो इसीलिए ये सूटेबल है स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए। एम आई क्लियर नाउ? Yes, sir. अच्छा, दूसरा है इसमें नो यूनिफॉर्मिटी। इसमें ना आप देखेंगे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक समानता नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस सिस्टम में डिफर फ्रॉम द फॉर्म टू फॉर्म। और एक एक जैसे दुकान वाला है तो वो अपने तरीके से इसको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा वाला अपने तरीके से रिकॉर्ड करेगा। तो इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, एडजस्टमेंट अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो लोग करते हैं। जैसे उनको जिसमें फायदा नजर आ रहा होगा या जिसमें उनको सुविधा नजर आ रही होगी, उस तरह से वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर के सामने कोई भी दुकान होती है जैसे छोटी, जहाँ से आप ब्रेड बिस्किट ये सब लेते हो, छोटी मोटी दुकान, तो वहां आपने देखा होगा वो लोग अपने हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वो लोग कोई अकाउंटिंग उसको फॉलो नहीं करते जो आज तक हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप उनसे बोलेंगे ना कि क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, पीएनएल अकाउंट बनाते हो, वो कहेंगे उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कोई चीज होती है। वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही पता कर लेते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। आप पूछेंगे कैसे पता करते हो, तो बस वो उनका सिंपल रूल होता है कि भाई हमने ये वाला सामान, हम हमारी जो दुकान में सामान है हम 20,000 का लाए हैं या 2 लाख का लाए हैं, और अगर ये पूरा 2,10,000 में बिक जाएगा तो हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं वो कि इतने का सामान आया और इतने में बिका, तो जो भी दोनों का डिफरेंस होगा वो उनकी प्रॉफिट मान लेते हैं। ठीक है, एक तरीका उनका ये होता है। किसी किसी का तरीका ये होता है कि लोगों से रखते हैं कि भाई इस आदमी को मैंने इतने पैसे दिए और इतना पैसा इससे मिलना बाकी है, तो उसका उधार रख लेते हैं। जब वो पैसा दे देता है तो उसका नाम काट देते हैं कि इस आदमी से हमें इतना पैसा मिल गया। तो कभी कभी डबल एंट्री को भी फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे डबल एंट्री को फॉलो किया कि किस आदमी से पैसा मिला, तो कैश बुक में कैश में दिखा देते हैं कि इतना पैसा आया, और जिससे वो पैसा आया होता है उसका नाम लिख देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। आप देखो पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं ये लोग कैसे। जैसे यूजुअली दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड रियल नॉमिनल अकाउंट्स आर अवॉइडेड। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो नाम से चलते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन। तो जब भी हम कोई चीज खरीदेंगे किसी पर्सन से, तो उसका नाम जरूर इन्वॉल्व रहता है, तो उसका नाम के हिसाब से ये लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं। रियल और नॉमिनल अकाउंट को अवॉइड करते हैं। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो एसेट्स से संबंधित होते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, इसको ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो इनकम एक्सपेंस को बताते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। तो ये सिर्फ खर्चे और इनकम उसको रिकॉर्ड करता है, तो ये लोग ये सब नहीं बनाते। इनफैक्ट ये लोग क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं या पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे यही बताना है हमें कि ये लोग पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? Yes, sir. तो हमने बेटा 3 फीचर पढ़ लिए। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम का पहला फीचर है कि ये सूटेबल होता है स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए। जो छोटी मोटी बिजनेसेस होती है ना, उनके लिए सूटेबल होता है और वही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक समानता नहीं होती। हर दुकान वाला अपने हिसाब से, अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से इसको बनाता है। ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। इसमें ना पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। यूजुअली इस तरह का जो सिस्टम होता है, ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, रियल नॉमिनल अकाउंट्स को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? Asset वाले account. एसेट वाले अकाउंट। और नॉमिनल? Expenses Income और expenses. revenue वाले account. ठीक है, तो जो अकाउंट इनकम और एक्सपेंस पता करने के लिए बनाया जाता है ना, उनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है।
आपने पीछे किया हुआ है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें बेसिकली या तो हम नेट प्रॉफिट निकालते थे या नेट लॉस निकालते थे, तो इसीलिए उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट बनाए ही नहीं जाते। इसी तरह से लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट भी बनाए जाते हैं। तो रियल इसमें जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये वाला चैप्टर, इसके अंदर ये अकाउंट भी नहीं बनाया जाता। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये अपने आप में इनकम्प्लीट होता है इसी वजह से, इसलिए इसको इनकम्प्लीट भी बोलते हैं। चौथा, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। देखो इस तरह का जो होता है ना सिंगल एंट्री सिस्टम, ये हमेशा कैश बुक ये लोग बनाते हैं। कैश बुक आपको पता होगा, आपने कैश बुक किया हुआ है पीछे, कि कैश बुक के अंदर आपको याद है ना फॉर्मेट, कैश बुक के अंदर जितना पैसा आता था हम लोग टू साइड में लिख देते थे, यानी कि डेबिट साइड में, और जितना पैसा जाता था उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते थे। ठीक है, ये क्लास में ही हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये लोग कैश बुक को बनाते हैं, तो हमेशा देखेंगे आप कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं उनके पास कैश बुक बनी होती है, और उसी में वो लोग बस ये लिख लेते हैं कि कितना पैसा आया और कितना गया, किससे पैसा आया किससे गया उसका नाम भी लिख लेते हैं। तो इनका बड़ा सिंपल तरीका होता है बना। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। फिर एक और आता है स्टूडेंट्स, डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स। देखो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये हमेशा ओरिजिनल वाउचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इनके पास जो ओरिजिनल वाउचर होता है उसी से कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कैश मेमो, कैश मेमो क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? सर जब भी हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हम कैश मेमो देते हैं। ठीक है, तो जो भी कैश मेमो होगा वो लोग ये लोग उसी को रिकॉर्ड करते हैं और अपनी बुक्स ऑफ उसमें बुक्स में दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेल्स परचेज का कैश मेमो से देते हैं। ठीक है, तो इसमें कैश मेमो और इनवॉइसेस इशूड टू कस्टमर एंड सम रिसीव फ्रॉम द सप्लायर्स, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। तो इनके पास हमेशा ओरिजिनल वाउचर्स की इंफॉर्मेशन रहती है और उसी से ये लोग सीधा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और सबसे एक और पॉइंट है, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्योंकि ये लोग नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट को फॉलो नहीं करते, तो इनको बहुत मुश्किल होता है प्रिपेयर करना फाइनल अकाउंट। मतलब ला एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये लोग नॉमिनल अकाउंट को फॉलो नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस और इनकम्स, तो एक्सपेंसेस और इनकम्स को ये लोग फॉलो नहीं करते, तो इनको रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होती है। ये लोग ढंग से रिकॉर्ड नहीं करते और आसानी नहीं होती इनको प्रिपेयर करने में। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट इसमें। अब ये तो हो गए हमारे फीचर्स, हमने 6 फीचर्स इसके पढ़ लिए। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घाटे ही घाटे हों, इसके कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा अगर आप देखो ना इसका, तो सबसे पहला फायदा है सिंपल मेथड। देखो इसमें मेथड बड़ा सिंपल यूज होता है, आप खुद ही समझ गए होंगे। जैसे हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड ये कर रहे थे जब सिंगल एंट्री सिस्टम, तो आपने देखा ना उसमें कितना कॉम्प्लिकेट होती है, और ना इनको ये सब आता भी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिंपल मेथड का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लो 5,000 रुपए मिले, तो ये सीधा कैश बुक में 5,000 रुपए मिलते हुए दिखाएंगे। अब मान लो कि मिलने थे 6,000, मिले सिर्फ 5,000, तो ये लोग 1,000 जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये हमारे लिए क्या बन गया है, एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर से सोच के बताओ। सर हम आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड हाँ, इनकम, सर एसेट। एसेट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चे हैं। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो हम लोग उसको लायबिलिटी साइड में भेजते हैं, और आउटस्टैंडिंग इनकम होता है तो हम उसे एसेट साइड में भेजते हैं। ठीक है, और जो मिल गया है उसको हम लोग कैश बुक में भेजते हैं। ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते, ये लोग सीधा ये फॉलो करते हैं कि कितना मिल गया, कितना मिलने वाला है, इससे इनको कोई मतलब नहीं पड़ता। इनको बस ये मतलब रहता है कि हमें कितना मिल गया, उसको कैश बुक में ये लोग दिखा देते हैं। तो इनका मेथड बहुत ही सिंपल है, सिंगल एंट्री सिस्टम को ये लोग फॉलो करते हैं और बुक्स में सिर्फ सीधा सीधा रिकॉर्ड करते हैं कि कितना मिल गया और कितना नहीं मिला। तो इनको ये मतलब नहीं होता है कि कितना मिलेगा, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये सीधा कैश बुक में एंट्री दिखा देते हैं कि इतना मिल गया बस। दूसरा, लेस एक्सपेंसिव होता है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको बुक्स तो बनानी नहीं पड़ेंगी।
तो कहा जाता है कि इट इज वेरी लेस एक्सपेंसिव एंड इट एज कम्पेयर टू डबल एंट्री सिस्टम बुक। डबल एंट्री सिस्टम के कंपैरिजन में ये ज्यादा खर्चा नहीं होता है, इसमें बहुत ही सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ने की वजह बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें आपको खाली कैश बुक बनानी होती है, तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट को भी आप रख सकते हैं और वो सीधा सीधा कैश बुक बना लेगा, प्लस माइनस ही तो करना है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा खर्च है। दूसरी बात, इसमें अलग से वाउचर नहीं बनाना पड़ता है, जो ओरिजिनल वाउचर है उसी को रिकॉर्ड में मेंटेन करता है। तो इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो आपको अलग से खर्चा भी पे नहीं करना पड़ता। एम आई क्लियर? यस सर। तो बेटा हमने दो एडवांटेज पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि इसमें जो मेथड यूज होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, सिंपल सिंपल प्लस माइनस करो, जितना आया प्लस जितना गया माइनस कैश बुक के अंदर। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इट इज लेस एक्सपेंसिव व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की जो बुक होती है उसको फॉलो करने में बहुत खर्चा लगता है, इसको फॉलो करने में कुछ खास खर्चा नहीं होता है, बहुत ही कम खर्चा लगता है, तो इट इज लेस एक्सपेंसिव। तीसरा आता है सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है ये। ठीक है, सूटेबल पड़ता है, जैसे स्मॉल बिजनेस होगी ना तो उसके लिए बहुत सूटेबल है। इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस जो है बहुत ही कम होती हैं, और एसेट्स लायबिलिटीज के मामले में देखा जाए तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होती है, मतलब रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रांजैक्शन होती तो है बट हम लोग उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो इसीलिए स्मॉल बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्किल्स नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम आई क्लियर? यस सर। फिर चौथा इसका एडवांटेज है, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग होती है, जैसे जब भी हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो एसेट का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग की नॉलेज की जरूरत ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बिल्डिंग खरीदी है ना, हमने मोहन से बिल्डिंग खरीदी जैसे, तो एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने वाले, हम तो बस उसका नाम या तो लिख लेंगे या फिर पैसा क्या है उसको लिख देंगे, बिल्डिंग का नाम ही नोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। और लास्ट पॉइंट आता है एक एडवांटेज में कि इट इज वेरी इजी टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस निकालने में ना बहुत आसानी हो जाती है, इसमें आप आसानी से प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें जैसे प्रोप्राइटर जो होता है, जो मालिक होता है, हैज टू कंपेयर द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर को फाइनेंशियल कंडीशंस को फाइंड आउट करना होता है और कंपेयर करना होता है बिजनेस का। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में? सर हम इसमें ये भी डाल सकते हैं ना कि लेस टाइम टेकन। लेस टाइम टेकन, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। लेस टाइम लगता है इसमें, कम टाइम पीरियड, इसमें ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं होता, कम समय में ही हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। यस। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। तो यहाँ तक आ गया सबको समझ में? यस सर। तो कौन बताएगा मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंपल भाषा में? सर सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं, जिसमें अच्छा, वो एक ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट या दोनों एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंस। चलो तो मैं एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ, बोलना है ये सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होगा कि नहीं। गुड्स गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹20,000। मोहन से हमने 20,000 रुपए की सामान खरीदी। सर हो भी सकता है क्योंकि इसमें दोनों भी फॉलो होते हैं ना, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो कौन सा रिकॉर्ड होगा, हमने गुड्स खरीदा तो एक तो परचेजेस आ गया और मोहन आ गया, तो मोहन हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना। यस सर। तो पर्सनल अकाउंट सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड होता है, ऐसा हमने ऊपर पढ़ा है कि इसमें पर्सनल अकाउंट और कैश का ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं। तो क्या ये सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होगा, ये पूछ रहा हूँ। तनीषा, कोई और बच्चा? रिकॉर्ड होगा कि नहीं, आप कह यस। रही हो कि हाँ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसमें पर्सनल आ यस गया सर। और पर्सनल रिकॉर्ड होता है।
कैश रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पूछ रहा हूँ, 5,000 पेड टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम है राम, तो हमने राम को 5,000 पे किया, बताइए सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होगा? यस सर। किस में, कैश बुक में कि उसके पर्सनल अकाउंट में? सर दोनों में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, मर्जी है मालिक की, जो भी उसको रिकॉर्ड कर रहा है। अगर उसको आदत है कि मैं सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो कैश बुक में दिखा सकता है कि पैसे चले गए, तो कैश बुक में वो करेगा बाई राम, और कैश बुक में दिखा देगा। और अगर थोड़ा और समझदार हुआ तो राम अकाउंट में भी वो एंट्री को लेजर में पोस्टिंग कर देगा, ठीक है। लेकिन ये उसकी मर्जी है, दोनों में भी कर सकता है, सिर्फ एक में भी कर सकता है, इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम अपने आप में इनकम्प्लीट है ना। अब जैसे मान लो यही आ जाता है कि जैसे आ गया कि क्रिएट अ रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट किया 10,000 का, ये करेगा रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में? No, sir. नहीं करेगा, क्योंकि Sir, इसमें नहीं करेगा ना, क्योंकि इसमें कैश की भी ट्रांजैक्शन नहीं आ रही है, और पर्सनल अकाउंट की भी ट्रांजैक्शन नहीं आ रही है, आ रही है? तो no. अगर मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, तो जिसमें भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, पर्सनल अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट होता है या कैश अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें तो सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक एडजस्टमेंट है, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर या डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो मशीन तो जो है रियल अकाउंट है, और डेप्रिसिएशन जो है ये भी हमारा नॉमिनल में आता है, खर्चा है। तो ये तो ना तो ये कैश अकाउंट आया, ना ये पर्सनल अकाउंट आया, तो इसीलिए ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर सिंगल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब आया समझ में इसके कुछ फायदे क्या हैं, कि ये सुटेबिलिटी के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है। मेंटेनेंस इसका जो है पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करता है, फिर चौथा है कैश बुक को मेंटेन करता है, तो दो तो आपको ऐसे ही याद हो गए। फिर रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा ओरिजिनल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ओरिजिनल वाउचर्स का इस्तेमाल होता है, और इसको बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो हमें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन होगी, हमें ढूंढ ढूंढ के और इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा। रही बात इसके एडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज में हमने पढ़ा कि ये सिंपल मेथड को फॉलो करता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है ना सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सिंपल मेथड यूज होता है, और बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। और फिर ये छोटे मोटे, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये सूटेबल होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो छोटी मोटी जो बिजनेसेस होती है ना, उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। और चौथा हमने पढ़ा नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, इसमें एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऐरा गैरा कोई भी इसको बना सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा दुकान में कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, वो लोग अपनी बुक्स मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है डबल एंट्री सिस्टम से। उनको बस इतना समझ में आता है, पैसा आ रहा है जा रहा है लिख लेते हैं, और किसी का पर्सनल अकाउंट है तो उसका नाम लिख के उसका खाता खोल देते हैं, और कोई भी आदमी कर सकता है, ये 8वीं का बच्चा भी कर सकता है, तो इसीलिए ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और ये सब बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये सबके बस की नहीं है, इसके लिए फिर स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है। तो एडवांटेज में ये भी हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ ऊपर चौथे पॉइंट पे यही तो लिखा है कि नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करना नहीं है। और इजी टू असरटेन प्रॉफिट लॉस, इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना भी बड़ा आसान है। बस इतना तो देखो कि भाई कितना पैसे का सामान आया और कितने में हमने बेच दिया, जो दोनों में डिफरेंस आएगा यही हमारा प्रॉफिट। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। यस सर। Yes. कुछ पूछना है इतने में? इतने में कुछ पूछना है? नहीं? चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस में, कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके क्या नुकसान है। तो देखो पहला नुकसान तो ये है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम प्रूव नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई प्रूव नहीं कर सकते आपकी अरिथमेटिकली सही है कि नहीं, तो इसकी एक्यूरेसी को प्रूव करना इज अ वेरी टफ जॉब, नहीं प्रूव कर पाएंगे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की। तो ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स कैन नॉट बी प्रूव्ड और टेस्टेड। The chances of error, mischief और fraud remaining undetected are high. इसके अंदर फ्रॉड किया जा सकता है आसानी से,
इसलिए आप देखेंगे जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं इसमें फ्रॉड करने वाले आसानी से फ्रॉड कर जाते हैं, क्योंकि ये लोग डबल एंट्री सिस्टम को तो फॉलो करते नहीं है, तो इसीलिए कई चीजें स्किप हो जाती हैं और नोटिस में नहीं आती। दूसरा है स्टूडेंट्स इसमें नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। एसेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता इसमें, मतलब क्योंकि हम लोग क्यों नहीं रहता, कोई बताएगा मुझे इस पे हम एसेट के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रख सकते स्टूडेंट? सर ये रियल अकाउंट नहीं बनाते ना, इसलिए। बिल्कुल सही, रियल अकाउंट को तो फॉलो ही नहीं करते ना, और रियल अकाउंट के अंदर ही एसेट्स और वो आती हैं। तो एसेट्स को जब रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो फिर इनको कंट्रोल कहाँ, इनको पता ही नहीं रहेगा कितने की बिल्डिंग है, कितने की फर्नीचर है, बिकॉज ये लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको रिकॉर्ड में रखते ही नहीं है। ठीक है, तो इतना है। तीसरा है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को ये डिटर्मिन नहीं कर सकते, यानी कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि करेक्ट में असली में प्रॉफिट और लॉस कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने 10,000 का सामान लिया और उसको बेचा, तो उसमें छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, ठीक है ना, तो वो खर्चे ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते। मतलब इनका सिंपल सा तरीका ये रहता है कि कितने का आया और कितना गया, तो कभी कभी सही भी हो जाता है। जैसे मान लो आप 8,000 का सामान लाए और लाने में आपको 500 और लग गए, तो आप लिखते समय ये लिखोगे 8,500 का हमारा सामान है, और उसको 9,000 में बेच दिया, 9,000 में, तो आप 500 कमा गए। तो ये लोग इस पॉलिसी पे चलते हैं। जबकि अगर हम नॉमिनल अकाउंट बनाते, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, तो हम ये भी देखते कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये लोग ये सब से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका इनकी दुनिया अलग ही रहती है। ये लोग जो है अपने तरीके से प्रॉफिट और लॉस को पता करते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इनको नहीं पता होता। एम आई क्लियर? यस सर। और एक और है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असेस्ड। इनको ना अपने बैलेंस शीट का भी इनको पता नहीं होता है, फाइनेंशियल पोजीशन इनको नहीं पता होती है। मतलब इनको ये नहीं पता होता है कि कितना इनके पास एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। तो ये लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मतलब क्योंकि ये लोग रियल अकाउंट को बनाते नहीं है, तो इसीलिए इनको यही नहीं पता होता है कि बैलेंस शीट में है क्या। एक्चुअली में क्या होता है कि जो लोग रियल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अब क्योंकि ये लोग ट्राई ये तो करते नहीं है फॉलो, रियल अकाउंट्स बनाते ही नहीं है, तो इसलिए इनमें बैलेंस शीट ही नहीं होती। तो इनके पास बैलेंस शीट ना होने की वजह से इनको खुद नहीं पता होता है कि कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटी है। अगर इनको पता करना होगा तो बहुत अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, जिससे तब जाके पता चलता है, और वो भी एक्यूरेट नहीं होता है। एक और आता है नो इंटरनल चेक। कल को अगर ये अपने ही बिजनेस के अंदर की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहें और देखना चाहें कि क्या गलतियां हुई, एरर्स क्या है, फ्रॉड कहाँ हुआ है, तो ये लोग बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनको ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो हम एरर्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या गलतियां हुई। लेकिन इसके अंदर आप इंटरनल चेक नहीं कर पाओगे, अंदर से पता नहीं चल पाएगा कि क्या फ्रॉड हो रहे हैं, क्या एरर्स हो रहे हैं, तो आप डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और एक और पॉइंट है स्टूडेंट, डिफिकल्ट टू असरटेन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसमें आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है। इसकी एक वजह है, एक तो आपको ना गुडविल का ही नहीं पता होगा गुडविल कितनी है। दूसरी बात, आप एसेट्स के ऊपर डेप्थ तो लगा नहीं रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था आप डेप्रिसिएशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन का ही नहीं पता, तो एक्चुअल में एसेट की वैल्यू कितनी है ये खुद ही नहीं पता होगा आपको। तो इसीलिए इसमें आप बिजनेस की कीमत का पता नहीं लगा सकते। और फिर सातवां जो है इसका, इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक होता है। ये अपने आप में इनकम्प्लीट होता है क्योंकि दोनों एस्पेक्ट को ये रिकॉर्ड नहीं करता, रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए ये अनसाइंटिफिक माना जाता है और ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट है। और आखिरी पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा, अपनी बिजनेस को खुद को कंपेयर नहीं करोगे, एक बिजनेस से दूसरी बिजनेस को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कंपैरेटिव जो स्टडी होती है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ये आज हमने इतना पढ़ा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में ये सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे इसका डिफरेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन में आता है डिफरेंस डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। अब क्योंकि मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर पढ़ा दिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा दिए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, आप इतना करके रखिए। पहले आज पहली क्लास है तो इसको इंट्रोडक्शन को और अच्छे से बुक से पढ़िए
और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में जाएंगे, ठीक है।